Assalamu alaikum students. This is our week number 6 and we are going to start our lecture number 16, 17 and 18. Well, this lecture is about secant method. जिस तरह हमने अपने लास्ट lectures के अंदर दूसरे different methods किए थे for solving the non-linear equation. secant method भी उन्हीं method में से एक है और ये हमारा अभी तक के लिए नॉन लीनियर के लिए ये हमारा लास्ट मेथड है। जिस तरह हम बाकी मेथड्स को हमने किया और हमने उसको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, उसका प्रोसीजर देखा किस तरह से सॉल्व हो रहा है, फिर रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था उसको देखा और क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ही हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है कि कोई मेथड जो है वो कितना एफिशिएंट है और क्या किसी भी ऐसी जगह पे वो अप्लाई हो सकता है जहाँ पे हमें फास्टर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं तो वो जस्ट लोगों को पता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड लाइंस। हमारा मोटिव यही था कि हमें जो है वो रूट ऑफ इक्वेशंस फाइंड करना होते थे, चाहे हमने बाइसेक्शन मेथड किया हो, चाहे हमने फॉल्स पोजीशन मेथड किया हो या चाहे हमने न्यूटन राफसन मेथड किया हो। In this method, roots are found using an algorithm that uses a succession of roots of secant lines to better approximate a root of a function. This method can be thought of as a finite difference of Newton method. अब ये मेथड है क्या, इसको अंदर हम इसके से रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसका algorithm क्या है, इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे हाँ हमें एक चीज़ नज़र आती है जो कि जिस तरह यहाँ पे डिफाइंड है। A secant line is defined by using 2 points on a graph of a function f of x. It is necessary to choose these two initial points as xi and xi minus 1. The next point xi plus 1 is obtained by computing x value at which the secant line passing through the points x of I and function of x of I. अब जिस तरह से हमारे पास हमें पता है कि एक हमारे पास कर्व मौजूद होता है और हमें उस वक्त नहीं पता होता कि उसका रूट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो जिस तरह हमने अपने प्रीवियस मेथड में देखा था, जो पहले हमने 3 मेथड किए थे, जो बाइसेक्शन मेथड था उसके अंदर हम एक लाइन होती थी उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से बाइसेक्ट कर करके एक अपने उस रूट ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास रूट्स होते हैं उस तक हम पहुंचते थे। अब क्योंकि वो मेथड जो है वो काफ़ी लंबा था, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी और क्योंकि बाय हैंड जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर एरर के चांसेस भी बहुत थे। सेकेंडली उसका जो जो कन्वर्जेंस है वो आपको इतनी आइट्रेशंस के बाद देता है, तो इसका मतलब है कि वो कोई एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सारे मेथड हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन में अप्लाई हो रहे होते हैं और इनका एल्गोरिथम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं और वो एल्गोरिथम जो है वो किसी सेट ऑफ प्रॉब्लम में लगा के उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह हमने फॉल्स पोजीशन मेथड किया था, फिर इसको रुगला फॉल्सी मेथड भी कहते हैं, और उसके बाद हमने न्यूटन राफसन भी परफॉर्म किया था।
तो उसके अंदर हमें यही चीज़ नज़र आई थी कि जो अभी तक जो सबसे क्विक मेथड था वो न्यूटन राफसन था। रीज़न क्या था कि उसका जो है वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो बहुत ज़्यादा क्विक था या फास्ट था। हम ये देखते थे कि हमारे पास तीसरी या चौथी आइट्रेशन में ही जो एरर होता था वो रिड्यूस हो जाता था। तो इसका ये मतलब है कि हम उस एल्गोरिथम को कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स दे सकता है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुई है इसको हम ज़रा देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस ग्राफ को हम देख सकते हैं। ये ग्राफ हमें नज़र आ रहा है और ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रूट लाई कर रहे हैं। हम डिफरेंट पॉइंट्स निकालते हैं और अगेन उन पॉइंट्स को निकालने के बाद हम क्या परफॉर्म करते हैं, आइट्रेशंस। वो आइट्रेशन इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगेन स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ तक हमने उसको लेके जाना है, उसको कहाँ पे स्टॉप करना है, ये पॉइंट जो है वो फिर हमें देखने भी हैं और इसके अंदर हम ज़ाहिर है कुछ एग्जांपल जब करेंगे उसके अंदर भी हमें क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं सिंपल, तो ये जो माइनस है ये आपको यहाँ मिल रहा है, ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। इसको हम ड्राइव भी करेंगे आगे जाके कि ये जो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है, ये विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास ग्राफ है वो आई कैसे ड्राइव कैसे हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये उसकी वो फाइनल इक्वेशन होगी जिसके थ्रू हमने अपने जो है वो जो भी हमें एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे वो ये होगी। इसी तरह जो हमारे पास रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर है वो हम, क्योंकि हर जो भी हमने मेथड बैकएंड मतलब लास्ट लेक्चर्स में किया है उसके अंदर हम इसी तरह करते थे कि ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं हमने इसी तरह फाइंड किए हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। और रीज़न क्या है, अगेन क्योंकि अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि नंबर ऑफ आइट्रेशन 4 करें, 5 करें, 6 करें, लेकिन जब भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। अब लॉजिक का क्या मतलब है कि भाई आपने आइट्रेशन क्यों करते जाना है, रीज़न क्या है उसका। अब रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसका एरर रेट क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। और जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी और उतना हमें डिज़ायर्ड वो अचीव हो जाएगा तो हम उस वक्त जाके उसकी आइट्रेशंस स्टॉप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट ये जो हमने मेथड्स कर चुके हैं उनको अप्लाई करना है, क्योंकि उनके एल्गोरिथम है उनको अप्लाई करना है बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, अब वो मेथड्स कैसे अप्लाई होंगे, वो हमने कैसे करने हैं, वो मैं आपको बिल्कुल उसके गाइड करूँगा, ताकि रीज़न इसको फिर ही जो है वो हम इस कोर्स को जो है वो हमें समझने का वो असल चीज़ हासिल हो पाएगी। क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ एज अ मैथ्स लेके चलेंगे तो फिर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद अचीव ना हो सके। तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने आगे भी जब जाएंगे और आप जब पोस्ट ग्रेड में भी जाते हैं तो ये मेथड्स आपको बड़े हेल्प करते हैं। और चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप पावर में जाएं, टेलीकम्युनिकेशन में जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, वट एवर फील्ड यू चूज़, तो आपको हमेशा इन मेथड्स की आपको
जो है वो ये नज़र आएगी कि वो कितने ज़्यादा यूटिलाइज हो सकते हैं। इसी वजह से इनको कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम इसको सिर्फ ये लें कि ये एक मैथ्स का कोर्स है और इसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और बस लेकिन हमने इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, ये तो हमारा स्टेप वन हो गया कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और हमें पता है ये हमारे पास जितनी भी आइट्रेशन हमें करनी पड़ेंगी फाइनल वैल्यू आएगी, और जब भी फाइनल वैल्यू आएगी तो हम हर आइट्रेशन के बाद उसका एरर रेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, स्टेप टू इसका क्या है? स्टेप टू है इसका find if the absolute relative approximate error is greater than the pre-specified relative error tolerance. If so, go back to step one, else stop the algorithm. अच्छा, अब बहुत आसान बात है कि डेफिनेटली फॉर एग्जांपल अगर मेरा फर्स्ट आइट्रेशन में एरर जो है वो 10% आया है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाऊंगा और नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर मेरे पास 9% आया है तो इसका मतलब है कि मैं मज़ीद आगे जाने की कोशिश करूंगा कि अगले आइट्रेशन में हो सकता है मेरे पास ये जो एरर है ये क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन अगर उस नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास वो एरर दोबारा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं वापस अपनी उसी आइट्रेशन पे वापस आ जाऊंगा। इसी तरह अगेन यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर कहीं अ, ये चीज़ मेंशन है कि आपको इतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक फ़र्क है और ये फ़र्क आपको बखूबी समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों ने सी प्लस प्लस और इस तरह की ये लैंग्वेजेस की होगी। आपको आइट्रेशन करनी होती है तो आपको क्या करना होता है? आप सिंपल क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं और फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 100 टाइम्स और आई प्लस प्लस। तो वो क्या होती है, आई प्लस प्लस वो 100 दफ़ा खुद ही करता जाता है। लेकिन अगर यही काम मैं आपको बाय हैंड कह दूं करने का तो आपके लिए शायद क्या हो जाएगा, इवन इम्पॉसिबल हो जाएगा कि बगैर इतनी वो चीज़ें यूज़ किए और 100 आइट्रेशंस करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसी वजह से ये जो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारी इस चीज़ को क्या बना देते हैं, आसान बना देते हैं, और इसी वजह से हम इसको अप्लाई भी करेंगे ताकि हमें ये पता हो कि हम जब इसको बाय हैंड सॉल्व कर रहे थे तो हमें कितनी मुश्किल आई, और जब हमने इसको एज एल्गोरिथम यूज़ किया है तो उसके लिए हमारे पास कितनी ज़्यादा आसानी आई है। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया, सिंपल उसका रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर निकाला और चेक किया कि वो जो है वो प्री स्पेसिफाइड जो रिलेटिव एरर टॉलरेंस थी उससे अगर तो कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम मज़ीद आगे सॉल्व करते जाएंगे, आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कम बैक टू आवर प्रीवियस आइट्रेशन और वहीं जाके हम अपना सोल्यूशन जो है वो उसको एंड कर देंगे। अच्छा, जिस तरह हमने हर मेथड की एप्लीकेशंस देखी थी और जो जनरल एप्लीकेशंस हैं वो तो जाहिर है बाकी जिस तरह सारे मेथड्स हमने देखे हैं इसके अंदर भी वो एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। और क्योंकि अगेन मैं वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि हमने इसको देखना ही एप्लीकेशन वाइज है। अ, अगर हम जो है वो इसको एप्लीकेशन वाइज नहीं देख रहे तो फिर जो है वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब जिस तरह यहाँ पे एक इसका जो है एप्लीकेशन लिखी हुई है, second method is one of the analytical procedure available to earthquake engineers for predicting earthquake performance
एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, जब भी कोई सिविल वर्क परफॉर्म हो रहा होता है और जो बेसिकली रिलेट करे अपना, जाहिर है कि अर्थ क्रस्ट से और इस तरह की, क्योंकि अर्थक्वेक का एक बहुत बड़ा रोल है आजकल। जो भी हमारे पास जो पहले बिल्डिंग बनती हैं तो उनका पूरा एनालिसिस करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ पे उस स्ट्रक्चर पे जो है वो इसका कितना असर पड़ेगा। तो ये जो एल्गोरिथम है सीकेंट मेथड, ये वहाँ पे भी यूटिलाइज होता है। इसके अलावा सीकेंट मेथड इज यूज टू डेवलप linear dynamic analysis model to have the potential to influence the behavior of a structure in non-linear range। अगेन वही सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल की एग्जांपल देना स्टार्ट करूं, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास जो है स्पेसिफिकली एक चीज़ होती है मॉडलिंग कंबशन फ्लो इन अ कोल पावर प्लांट। अगेन आई रिपीट, बल्कि मैं इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज मॉडलिंग कंबशन फ्लो इन अ कोल पावर। अच्छा, जैसे हमें पता है कि एक हो सकता है आप लोगों में से बहुत बहुत लोगों को आइडिया ना हो कि इतना तो मेरे ख्याल में आइडिया है कि कोल पावर प्लांट बेसिकली होते क्या है, लेकिन कंबशन का आइडिया ना हो। कंबशन बेसिकली ये, क्योंकि हम कोल किस वजह से यूज़ करते हैं, हम कोल इस वजह से यूज़ करते हैं कि हम उसको क्या कर सकें, उसको जला सकें, यानी उसको एज अ फ्यूल यूज़ करें। तो होता क्या है, आपके पास जो सेक्शंस होते हैं, ये आपके पास पावर प्लांट है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोल है, और होगा ये कि इस कोल को क्या किया जाता है, इस कोल को यहाँ पे बर्न किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाता। यानी उसको पहले जो है वो पल्वराइज किया जाता है। ये जितने भी आपने पाकिस्तान के अंदर रिसेंट कोल पावर प्लांट जो है वो लगे हुए देखे हैं, तो वो कुछ इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो हो रहा था। उस कोल क्योंकि रॉ फॉर्म में आता है, उसको पहले पल्वराइज किया जाता है। पल्वराइज का मतलब, जिस तरह ये आपके पास राख होती है, ठीक है, इतने बिल्कुल छोटे छोटे उस फॉर्म में, जिस तरह आपके पास नमक होता है उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे, ताकि वो बर्न आउट सही से हो। अब होता क्या है, करना क्या होता है कि भाई आपने कोल को बर्न आउट करना है, और बर्न करने से आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। उस हीट से क्या होगा, उस हीट से हम बॉयलर को हीट अप करेंगे, और बॉयलर को हीट अप, क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या है, अ, हमारे पास पानी मौजूद है, और जब हम बॉयलर को हीट अप करेंगे तो इसका मतलब है कि वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर जब वो वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उस स्टीम से फिर हम अपनी टरबाइन को चलाएंगे। तो ये बिल्कुल मैंने आपको जो है वो सिंपलेस्ट वे में समझाया है कि बेसिकली कोल पावर प्लांट काम कैसे कर रहा है। अब इसके अंदर जो कंबशन फ्लो है, अब कंबशन फ्लो क्या है, कंबशन फ्लो, अच्छा ये एक जो है वो पार्ट है, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन एक ये बिल्कुल बेसिक आपको मैंने बात बताई। अब कंबशन का क्या मतलब होता है, जब भी कंबशन की हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जहाँ पे ये कोल क्या हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है। अब जितना, इसका मतलब है कोल आपका ज़्यादा बर्न आउट होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हम जो हीट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जितना जो है वो अपने बॉयलर को चाहिए, तो इसका मतलब है कि उस फ्लो को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल क्या होगा, उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो एल्गोरिथम डिप्लॉय होता है। तो अगेन यहाँ पे भी हम, क्योंकि कोल के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। कुछ जो अच्छी क्वालिटी के कोल होते हैं उन्हें हमें पता है कि उनकी जो है वो जो क्लैरिफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है,
और वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कम भी। तो और कुछ कोल की क्वांटिटी ज़ाहिर है कैलोरीफिक वैल्यू, आप यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो इसी तरह ये सारी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं, और ये एक पावर की एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी जो है वो जनरेशन को कंट्रोल करना, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर जो है वो मेथड यूज़ होता है। और अगेन जब इंशाल्लाह ये कोर्स हम इसकी एंड की तरफ पहुंचेंगे, और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी काफ़ी, तो उस वक्त हम फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनको हम ज़रूर ट्राई करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस तरह ये चीज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मज़ीद इसकी एक और एप्लीकेशन है, it is used for non-linear pushover analysis which define the force discipline relationship of the walls in the buildings under lateral load। अगेन ये सिविल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, और सिविल स्ट्रक्चर्स के हमें पता है कि वॉल्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें, इनका बड़ा रोल है। तो अगेन ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, और जिस तरह मैंने आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड भी एप्लीकेशन इसकी बताई। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। It converges faster than a linear rate, so it is more rapidly convergent. Require two guesses that do not need to bracket the root. It requires use of derivative of a given function because in some practical cases derivative become hard to find. It requires only one function evaluation per iteration as compared to Newton method which requires two. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इस मेथड के, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे इसकी कुछ जो है वो ज़ाहिर है लिमिटेशंस भी हैं। और लिमिटेशंस क्या हैं, जब हम आगे फार्मूला इसका ड्राइव करेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी, वो ये होगी, क्योंकि वो होगी डिवीजन बाय ज़ीरो से। डिवीजन बाय ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी सूरत हाल आ जाएगी जहाँ पे हमें नीचे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा इसको बैक कर दूँ, यहाँ पे, यहाँ से आपको समझ में आ गई। अब एफ फंक्शन एक्स ऑफ आई और एक्स आई माइनस वन, जब ये